नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पेगासस सॉफ्टवेयर जासूसी कांड ने पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया है। अब तक जो नाम सामने आ रहे थे वो पत्रकारों के थे, वो राजनेताओं के थे, वो ब्यूरोक्रेट के थे, मगर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एक पत्रिका ने छापा है कि पेगासस सॉफ्टवेयर ने भारतीय सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों को भी नहीं बख्शा है। रिपोर्ट के अनुसार पेगासस स्पाईवेयर के संभावित लक्ष्यों की सूची में सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के सेवारत और रिटायर्ड अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। 2018 में बीएसएफ के तत्कालीन प्रमुख के शर्मा पेगासस सॉफ्टवेयर का संभावित लक्ष्य बन गए। शर्मा के तीनों फोन निगरानी की सूची में लिए गए जब वो आरएसएस की संगठन की एक बैठक में उन्होंने भाग लिया। रिपोर्ट में बताया गया तथ्य यह है कि लीक हुए रिकॉर्ड में उनके द्वारा उपयोग किए गए 3 फोन नंबर शामिल थे, जिनमें से 2 का उपयोग वह 2018 में अपने रिटायरमेंट के बाद में भी करते हैं। असम में तैनात एक बीएसएफ कमांडेंट भी कथित तौर पर स्पाईवेयर पेगासस का संभावित लक्ष्य था। उन्होंने बताया, लीक हुए डाटाबेस से पता चलता है कि बीएसएफ के एक आईजी जगदीश मितानी को भी शर्मा के रूप में उस समय निगरानी में ले लिया गया। पूर्व रॉ के अफसर जितेंद्र कुमार ओझा भी संभावित लक्ष्यों की सूची में शामिल हो गए। और रॉ के अफसर की भी अगर निगरानी करेगी कोई सरकार तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ओझा 2013 से 2015 के बीच में दिल्ली में रॉ की अकादमी में भारतीय जासूसों को ट्रेनिंग देने के प्रभारी थे और उन्होंने लंदन में भी काम किया था। सोचिए कितनी खतरनाक बात है कि जो अफसर रॉ के अफसरों को ट्रेनिंग दे रहा है जासूसी के लिए, उसका फोन भी विदेश में बैठी एक एजेंसी हैक कर रही है और सुन रही है कि वो क्या कर रहा है, किसने किया। ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। इसी में भारतीय सेना के अधिकारियों कर्नल मुकुल देव और कर्नल अमित कुमार के फोन भी सुने गए और शायद ये हुआ कि भारतीय सेना के कल्याण के लिए ये अफसर लगातार अपनी आवाज उठा रहे थे। जाहिर है बहुत सनसनीखेज बात है कि रॉ के अफसर, सेना के अफसर, अगर उनके फोन सुने जा रहे हैं तो देश का क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। हमने आज कर्नल अमित कुमार को आमंत्रित किया और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि देश में पहली बार कर्नल अमित कुमार आपके चैनल में आपसे बात करने के लिए हाजिर हैं। और वो अकेले ऐसे अफसर हैं जिनकी पत्नी और वो दोनों लीगल सेल में हैं, कर्नल हैं। शायद दुनिया के पहले पति पत्नी हैं जो लीगल सेल में दोनों लोग काम कर रहे हैं। अमित जी, स्वागत है आपका। आप भारतीय सेना के गौरव हैं, देश के गौरव हैं। 20 साल आपने सेना को दिए हैं। ये देश आपका अभिनंदन करता है, नमन करता है, क्योंकि फौज हमारे देश की शान है, आन है और बान है। मगर इसी फौज में 20 साल काम करने के बाद जब आपको पता चलता है कि आपके फोन से भी आपकी जासूसी हो रही थी, तो आपको कैसा लगा? जय हिंद संजय भाई। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं पहली बार टीवी पे आ रहा हूँ और फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं जानता हूँ आप भी सारी आवाज ऐसे उठाते हैं। रही बात इसकी, तो सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। जो मेरे पास कॉल आया वो वायर के किसी कॉरेस्पॉन्डेंट का है। उसने बताया कि आपका नंबर है, ये कंफर्म किया। मैंने उसको बताया कि हाँ मेरा ही नंबर है। अमित जी, मुझे लग रहा है आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एक बार मैं अपने टेक्निकल टीम से पूछूंगा कि वो क्या समस्या आ रही है अमित जी की आवाज में। आ रही है अभी कुछ आवाज? नेटवर्क का शायद कंटिन्यू करके करिए, कोशिश करते हैं किसी से बातचीत हो। जी बताइए अमित जी। अभी आवाज आ रही है? हाँ, पहले से क्लियर हुई। जी जी अमित जी, पहले से क्लियर हो गई। मैं ये कह रहा जी हूँ जी। कि पहले स्टार्टिंग से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। पहले मुझे एक कॉल आया किसी कॉरेस्पॉन्डेंट का जो बाहर का था, जिसने कंफर्म किया मेरा नंबर और बोला कि आपका नंबर पेगासस समथिंग सॉफ्टवेयर पे है। कोई बात नहीं, इसमें मुझे कोई वो आश्चर्यचकित मैं नहीं हुआ ज्यादा। लेकिन हाँ, मैंने कहा कि अब सर्विलेंस है, सर्विलेंस की जिम्मेदारी गवर्नमेंट को एज पर लॉ है, पावर्स है, दे हैव पावर। अगर उनको लगता है 5 चीजें जो सेक्शन 5(1) में, इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट में और सेक्शन 69 आईटी एक्ट में, इन एक्ट्स में इन पे अमित जी, मुझे प्रोविजन लग रहा दिए है हुए। आपको, मुझे अमित जी, मुझे सॉरी, मुझे लग रहा है आपको दोबारा एक बार फिर आपको शायद नेटवर्क में अब क्लियर हुई अमित जी। जी अब क्लियर, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। अभी क्लियर है? जी जी हेलो, अमित जी, प्लीज कंटिन्यू करिए, अभी क्लियर, ओके। शुरू करिए अमित जी, मैं सुन नहीं तो पाएगा आपकी बात। मैं यही कह रहा था, सेक्शन 69, सेक्शन 5(1) टेलीग्राफिक एक्ट का और सेक्शन 69 आईटी एक्ट का, ये दोनों ऐसे प्राविधान दिए हैं लॉ में जो आपको सर्विलेंस से
सर्वेलेंस आपके ऊपर कर सकता है, बट लेकिन उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर है, चैलेंज, पूरा आपको परमिशन लेना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ सवाल ये है कि नेशनल सिक्योरिटी और जो भी उसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या मैं उसमें कवर होता हूँ नहीं। तो पहली चीज तो ये थी कि सबसे पहली चीज जो मैं अभी क्लियर करना चाहता हूँ कि ये बात में सच्चाई कितनी है अभी ये भी नहीं मालूम। आई एम नॉट अवेयर वेदर इट इज करेक्ट न्यूज और अ फेक न्यूज, एंड दैट इज वाई पहले मैंने ट्विटर पे अपना मैसेज में यही डाला। पहला मैसेज मेरा ट्विटर पे ये था कि मेरे को ये इंफॉर्मेशन आई है, आप इसको चेक करिए। दैट टू पीएमओ एंड राजनाथ सिंह जो अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं, दोनों को मैंने ट्वीट किया और मैंने उनको ये बताया कि पहले आप ये चेक करिए, अगर ये फेक न्यूज है तो उनके ऊपर एक्शन लीजिए, और अगर ये सही न्यूज है तो मेरे को बताया जाए, जानकारी दी जाए, बिकॉज फंडामेंटल राइट में राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, और या मेरे को समझाया जाए कि किस लिए आपने मुझे सर्विलांस पे रखा। ये चीजों के लिए मैंने आरटीआई भी डाल दी। आरटीआई के बाद में आज मैंने आर्टिकल देखा द वायर का, जिसमें मेरा और कर्नल मुकुल देव, दो ऑफिसर्स का नाम है। अब इसमें मैं टिप्पणी तो कर नहीं सकता, लेकिन हाँ, लॉ के हिसाब से पावर्स उनके पास है, लेकिन पावर्स के हिसाब हमने ऐसा किया क्या है जिसके लिए सर्वेलेंस की जरूरत पड़ी, अगर ये न्यूज में सच्चाई है तो। क्योंकि मैं इसमें ज्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि न्यूज की सच्चाई पे भी अभी क्वेश्चन उठ रहे हैं। अनटिल अनलेस गवर्नमेंट डिनाई करे या एक्सेप्ट करे, अगर एक्सेप्ट करती है तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई किस वजह से आपने किया है, क्योंकि मैं फिर मेरे पास अधिकार है सुप्रीम कोर्ट तक जाने का। और अगर आप मना करते हैं तो बात खत्म हो जाती है वहीं पे कि कोई सर्वेलेंस नहीं। तो ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर मैं आगे, बाकी आवाज उठाने की जहां तक बात है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की जो पिटीशन है उस पर मैं काम कर रहा था। कई सारे ऐसे केसेस हैं जो मुझे लगता था कि जो पब्लिक के थ्रू आना चाहिए, मैं लोगों को बता भी रहा हूँ, जागरूक भी कर रहा हूँ अपने वीडियोस के द्वारा। मैंने उनको बताया कि एक सोल्जर जो देश के लिए लड़ रहा है और वो लीगल उसमें जब वो ऑपरेशन करके वापस लौटता है तो उसको क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में आप डाल देते हैं। फिर वो इंक्वायरी अपने, जब तक वो रिटायर नहीं होता, वो इंक्वायरी के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए बार बार एजेंसीज में, जो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है अपना, उनकी एजेंसीज के पास जा रहा है। तो इसके लिए मैंने मांग रखी थी सरकार को कि लिमिटेशन का एक प्राविधान बनाया जाए, जो सोल्जर आसपा में काम कर रहे हैं, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के अंदर में काम कर रहे हैं। मेरा केवल यही मानना है कि जो देश के लिए कर रहा है आपका सोल्जर, आपकी एज ए सिटीजन भी जिम्मेदारी बनती है। और इस चीज को मैं बार बार उठा रहा था, मैंने पिटीशन भी डाली थी, वो खारिज हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब खारिज की तो गवर्नमेंट को एक ऑप्शन दिया था कि आपकी बहुमत है, आप जाकर के अपनी सरकार से आप बनवा सकते हैं लॉ, बट उसको 2018 से लेके आज 2021 हो गया है, अभी तक कोई इस पे एक्शन नहीं हुआ। अभी तक मुझे उस पर भी मैंने एक आरटीआई डाला हुआ है पूछने के लिए कि आपने कुछ इसके ऊपर एक्शन किया है या नहीं किया, अवेटेड है रिप्लाई। तो देखता हूँ, नहीं तो अदरवाइज फिर मुझे एक अलग पिटीशन डालना लगता है। केवल सेना के ये मुद्दे जो सेना के जवानों के, सेना के अफसरों के हित के हैं, ये केवल ये मेरे ख्याल से आप ये मुद्दे उठाने के लिए आपको आपकी मुझे 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 ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए अगर मैं दूसरे साइड से होता हूँ, गवर्नमेंट की साइड से, तो उनका नेगेटिव पार्ट भी देखेंगे कि क्या कहीं ऑफिसर ऐसा तो नहीं है कुछ तैयारी कर रहा है। आप दोनों तरह से समझिए, मैं बिल्कुल खुल के, फौजी आदमी किसी पार्टी का नहीं होता, आपको मालूम है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेशन नहीं रखता, मैं अपने देश के लिए केवल काम करता हूँ और देश के सिटीजन के लिए काम और अपने सोल्जर्स के लिए काम करता हूँ। मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं। तो मैं गवर्नमेंट का भी, मेरे चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर है, मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ, डिफेंस मिनिस्टर की भी इज्जत करता हूँ। चुने हुए हैं, पब्लिक बहुमत से आए हुए हैं, डेमोक्रेसी के आए हुए हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उन्हें सपोर्ट करें। तो मैं इसमें यही कह रहा हूँ कि अगर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत या किसी भी प्रावधान के तहत उन्होंने सर्विलांस किया है लीगल तरीके से, तो मैं एज ए सिटीजन, गुड सिटीजन, आई एम रेडी। और मैंने आज की ट्वीट में ये भी उनको बोला है कि आप मेरे साथ जो भी आपने आपने अगर किया भी है, मेरा कंसेंट है, आप उसको ओपन में डालिए। बिकॉज मुझे मालूम है कि अगर ओपन में आया तो बहुत कुछ आ जाएगा, और बहुत कुछ आया तो बहुत सारे नाम भी आएंगे। तो वो उनके गवर्नमेंट के ऊपर है, वो क्या करना चाहते हैं। मैंने बहुत सारी चीजों की कंप्लेंट्स वगैरह की हैं लोगों को, अधिकारियों को, तो अब देखते हैं। ये तो मैंने तो अपनी तरफ से खुला वो रखा हुआ, लेकिन मैं अभी भी फिर भी यही बोलता हूँ कि इस मैटर को पॉलिटिसाइज न करें बस कोई भी। ये एक एक ऑफिसर जो सोल्जर है, उसकी इंटीग्रिटी का क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, कि अगर आप सोल्जर्स को, जो आपके लिए काम कर रहा है, 20 साल मैंने भी सर्विस की है और इम्पेकेबल रिकॉर्ड के साथ पीएमआर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया मैंने अपनी निजी परेशानियों के कारण, लेकिन जो भी सर्विस की है उसमें अच्छा नाम कमाया है। मैं ऐसे किसी उसमें हमारे इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सब कुछ हमारे रिकॉर्ड्स में रहता है, तो मेरा रिकॉर्ड ऑफ सर्विस सामने है। अमित जी, बस आप ये आपसे, हाँ जी, दुनिया के आप पहले पति पत्नी हैं शायद जो लीगल वे में काम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, बधाई आप दोनों पति पत्नी को।
मैं ये जानना चाहता हूँ अमित जी, जो लाइन आपने कही कि अगर सब कुछ पब्लिक करेंगे तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा, ये सरकार को ये धमकी है? इंटरनल है, ये इंटरनल, इस पे मैं टिप्पणी आप मुझसे पूछेंगे नहीं और मैं आपको बताऊंगा नहीं। ये चलिए, इंटरनल है, वो मैंने अपना ट्विटर में डाल दिया, मान वो मैंने ट्वीट में लिया। डाल देखिए अमित जी, हर किसी के फोन में कुछ निजी पल भी होते हैं। कोई अपनी पत्नी के दिया। संग वो बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, राइट टू प्राइवेसी। इसलिए मैंने सबसे पहले 2 सेक्शन का नाम लिया, सेक्शन 5(1) टेलीग्राफिक एक्ट का, जिसमें कुछ कारण दिए हुए हैं जहां पे आप इन कारणों के तौर पे आप ये कर सकते हैं। उसमें पूरी कंडीशंस दी हुई है कि ये सारी कंडीशंस हैं, अगर इस कंडीशन को आप सेटिस्फाई हैं तब आप, और उसको भी 6 महीने का मौका है, तो 6 महीने का टाइम होता है। उस 6 महीने में अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं है तो आप वापस करेंगे। अब उनको देखना है गवर्नमेंट को कि क्या पहला सर्वेलेंस पे था भी फोन या नहीं था, या वायर वाले झूठ बोल रहे हैं, या आप डिनाई करिए, एक्सेप्ट करिए। अगर एक्सेप्ट करते हैं तब भी मुझे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं मानता हूं गवर्नमेंट अपने अधिकार के अंदर में है। ओनली थिंग इज दैट कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ऑफिशियल ऐसे हैं जो गुमराह करके गवर्नमेंट से ऐसा करवा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें, तो अमित जी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए अगर उन्होंने गलत तरीके से गुमराह किया है गवर्नमेंट को, अमित जी, क्योंकि कुछ आप होना चाहिए खिलाफ में। सेना के उन बहादुर अफसरों से हैं, में से एक हैं जिन्होंने सेना की परेशानियां सामने लाई थी। चाहे सेना के बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। आप किसी को बता भी रहे थे कि शायद कहीं पे किसी कंट्री में ऑपरेट किया, छोटी बच्ची का कोई मामला था। क्या हाँ, था वो मैंने मामला? अपने यूट्यूब वीडियो में मैंने बताया था, मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं। ये मैं जब ड्यूटी कर रहा था, डिप्टी जज एडवोकेट जनरल, हमारा काम लीगल विंग और जुडिशियल विंग के साथ में तालमेल, वही जो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है ऐसे मिलिट्री जुडिशियल सिस्टम है। तो उसमें डिप्टी जज एडवोकेट जनरल का चार्जशीट से लेके जैसा सीआरपीसी में प्रोविजन है वैसे ही मिलिट्री एक्ट में भी प्रोविजन है। तो हमारे काम होते थे, हमने ऐसा देखा कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट में ऑफिसर इंचार्ज लीगल सेल था, तो ऐसे कई सारे केसेस हमारे सामने आए। तभी ये सब चीजें दिमाग में जाती रही कि कुछ तो इसका करना पड़ेगा, कि एक बंदा जो ऑपरेशन के एरिया में काम कर रहा है उसको हम कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड पे ना भें। मैं सिंपल सा उदाहरण फिर से देता हूँ। एक बंदा जाता है, ऑपरेशन में जा रहा है किसी भी इलाके में। अब आप मेरे को ये बताइए कि अगर वो बंदा ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेट करते समय वो उस इलाके से वाकिफ उसको नहीं है, वो पुलिस ऑपरेशन नहीं है, मिलिट्री ऑपरेशन। अगर उस इलाके में जाकर के वो ऑपरेशन कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं है कि क्या होने वाला है उसके साथ, पहली गोली तो उसको ही लगेगी, क्योंकि वो सबसे आगे, जो आगे का बंदा है उसको लगेगी पहली गोली, ऐसे तो फायर करेगा नहीं। तो सोचिए कितना बड़ा रिस्क होता है एक सोल्जर को जब वो ऑपरेशन इलाके में होता है, जहां उसको उसके बारे में नहीं मालूम होता है, वो केवल अनजान जंगल में ऐसे घूमता है। लेकिन जब वो पहली गोली लगती है तब हमारा एक्शन स्टार्ट होता है। अब आप सोचिए, कॉमन सेंस की बात है, कोलेटरल डैमेज को समझना बहुत जरूरी है। अगर जो सोफिस्टिकेटेड वेपन आपने हमें दिए हैं, AK-47 और बड़े बड़े जो वेपन है अभी जो नए भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, अगर हम उस वेपन के तहत अपना ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं 100 मीटर्स के अंदर में, तो कोई साहब ऐसे बाहर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि 500 राउंड गोलियां चला दी आपने। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि काउंटिंग करनी है तो आप आ जाइए डैश डाउन कॉल, आप ऐसे नहीं चले आते हैं सामने बिल्कुल धावा करके, आपको ड्रैश करना है, फिर फायरिंग पार्टी, फिर असॉल्ट पार्टी, आप पूरे तहत वहां पहुंचते हैं। और बाद जब आप वहां पहुंचेंगे, आपको ये भी नहीं मालूम है कि आपको एक आदमी मिलेगा या आपको कई आदमी मिलेंगे, आपको कोई भी नहीं मिलेगा, एक लाश मिलेगी बंदे की, क्योंकि गोरिल्ला टैक्टिक्स है, वेपन उठा के ले जाएंगे। उसके बाद जब वो बॉडी हम देते हैं वहां पे, नॉर्थ ईस्ट और JNK के केसेस के बारे में बोल रहा हूँ, जब आप बॉडी आप वहां पे देते हैं जवानों की, ये जवान जब बॉडी लाके देता है और ऑफिसर वहां जाके FIR दर्ज करता है, तब बीच में ये एसोसिएशन बना देते हैं सेना का मुराल दौड़ने के लिए, एक दो एसोसिएशन जिसमें बाहर लोगों की ताकतों का हाथ, वो उनको वहां से बोलेंगे कि आप ये इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको आना पड़ेगा। फिर पता लगा 15 साल के बाद में ऐसे ऑपरेशन खुलने लगे, किसी ने एसोसिएशन बनाई समझदारी से कि फौज का मनोबल बहुत, सबसे बढ़िया मनोबल हमारी फौज का है, भारतीय सेना। मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बता दूं, हमारे जो बंदे हैं ना, वो बहुत ही हाईली मोटिवेटेड बंदे, बिल्कुल कुछ ठीक। भी हो जाएगा लेकिन देश की सिक्योरिटी के खिलाफ कभी भी वो नहीं करेंगे, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे उनको और खुद की ही अपनी बलिदान देना पड़े किसी भी तरीके से। तो आप देखिए वहां जाके ऑपरेशन करने के बाद उस बंदे को सम्मन आते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला जो आपका आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, इसमें आप ऑपरेशन करा रहे हो, आप इसी में एक प्रावधान क्यों नहीं जोड़ देते, लिमिटेशन, कि जब तक वो वहां पोस्टेड आप इंक्वायरी खत्म कीजिए। और दूसरा, क्यों इंक्वायरी आप मिलिट्री को क्यों नहीं सौंपते, मिलिट्री जुडिशियल सिस्टम है, आपको बिल्कुल क्लियर कट ऑर्डर देना है कि मिलिट्री ही करेगा काम। सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में कौन खड़ा हो रहा है उधर से, यहाँ ये बंदा रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। कई ऑफिसर और यूनिट घूमती रहती है,
जो नई यूनिट आई है उसको केस के बारे में नहीं मालूम होता है अच्छी तरीके से। तो जो दूसरी यूनिट है वो वहां पे जाकर, अब सोचिए सम्मन जाता है, वो बंदा बेचारा कहाँ काम कर रहा है कैसे। इस तरह का एक केस भी मैंने डिस्कस किया था, एक ब्रिगेडियर ओपी मल्होत्रा का केस था, जेएनके का, श्रीनगर का। मुझे आज भी याद है, सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिला था बाद में। तो ये तरह के पॉइंट्स हैं जिसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अपील, क्या था केस वो? जी ओपी मल्होत्रा जी का केस क्या था, क्या हो यही गया था? सेम केस था, ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे और लास्ट में जाकर के, मैं ब्रिगेडियर मल्होत्रा याद है, ओपी थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज अभी याद नहीं है मुझे, लेकिन ये केस है। इस तरह के कई सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे हमारे जवानों को जाना पड़ा। एक वो बच्ची का मामला था जिसको लेने से मना कर दिया था भारत सरकार ने। ये तो दूसरा केस है जो आज ISIS में जो अफगानिस्तान की 21 औरतें हैं जो विडो हुई हैं, वो आज गवर्नमेंट को नोटिस इशू आया, अपेयर हुए थे, मैं और मेरा जो पार्टनर है स्टिल में थे। तो अब गवर्नमेंट हैज बीन इश्यूड ए नोटिस अपनी जानकारी, उसमें कोई केस नहीं है, एक 5 साल की बच्ची है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, और वो उसके बारे में ज्यादा जानकारी मैं नहीं दूंगा कौन से किससे रिलेटेड है, लेकिन हाँ वो एक ऐसी बच्ची है जिसका कोई लेना देना नहीं, और हम उसके रेडिकलाइजेशन को रोकना चाह रहे हैं। आप JNK में मिलिटेंट्स को रिहेबिलिट कर रहे हैं, यहाँ पे आपके कुछ आई थिंक एक हिंदू लेडी है, दूसरा क्रिश्चियन लड़का है, दोनों कन्वर्ट हुए इस्लाम में, फिर ISIS के लिए लड़ने गए, वहां जाने के बाद इंटरव्यू में पता लगा वो मर गए। जो हस्बैंड था, बच्ची के साथ इंटरव्यू देखा हमने, तो उसकी जो ग्रैंड मदर है वो यहाँ केरल में, तो ग्रैंड मदर ने हमको अप्रोच किया, बिकॉज उनको मालूम है कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रो बोनो हम लोग लड़ते हैं। तो सुनील मैथ्यू को और हमको अप्रोच किया, तो हम लोग आज अपेयर हुए थे, नोटिस आज इशू हुआ। हमारा केवल एम उससे ये है कि सेक्शन 3 IPC का है, 188 CRPC का है, कोई भी इंडियन आदमी अगर कहीं बाहर जाके ऑफेंस करता है उसको हम यहाँ पे लाके ट्राई करें। और राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, राइट टू हैव अ प्रॉपर जुडिशियल फोरम, ये जो बंदे हैं इनको प्रॉपर जुडिशियल वो मिलना चाहिए। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप नहीं चाहते कि कौन बंदा है जो एक कन्वर्जन का काम कर रहा है, आपको पकड़ना नहीं, आप अगर उनको लेके आएंगे तभी तो पता लगेगा ना यहाँ पे हो क्या रहा है। आप माँ के ऊपर मुकदमा चलाइए, बच्ची को उसकी दादी को दे दीजिए, ये हमारी मांग। और हम कहीं भी इसमें गलत नहीं, आपने रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया हुआ है, उसमें हमें लगा कि गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग दैट एक्शन, तो हम उस पे गए। अमित जी, इन सब चीजों से परेशानी किसको होती है? परेशानी कुछ कह नहीं सकते, ऑफिशियल्स हैं, मेरे को अभी भी मैं ये नहीं बता सकता कि कौन इसमें, क्योंकि कोई स्टेटमेंट जब तक नहीं आएगा सामने तब तक अभी गवर्नमेंट का वी आर जस्ट वेटिंग कि क्या वो उसमें अपना जवाब दाखिल कर रहे हैं या क्या बोलना चाहते हैं। अगर अपना काम करेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भारतीय सेना में जितने भी अफसर हैं या जवान हैं, ये एक मोटिवेटेड टीम है जो हेड होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हमारा अपना खुद का सिस्टम होता है। तो जिस ऑफिसर ने जब हमारा नाम अगर पेगासस अगर इसमें गया भी है तो वो किसने दिया, ये भी बहुत बड़ा सोचने का मुद्दा है, कौन इसमें शामिल हो सकता है। तो हम ये सारे क्वेश्चंस के आंसर RTI के थ्रू मांग रहे हैं, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो हमें जस्टिफाई कर दें। मुझे गवर्नमेंट से कुछ नहीं हुआ है, मुझे जस्टिफाई करे कि यस आप सर्वेलेंस पे थे, क्यों नहीं हो सकता कि मैं उसको गवर्नमेंट की सपोर्ट में भी बोलता हूँ कि हो सकता है कोई आतंकवादी या कोई दूसरी साइड का बंदा मेरा फोन टैप कर रहा, तो वो सही है अपनी जगह, लेकिन जस्टिफाइड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पर्सनल, बिकॉज राइट टू प्राइवेसी में मेरा मोबाइल कंटेन्स माई प्राइवेट मोमेंट्स विद माई फैमिली मेंबर्स, प्राइवेट मोमेंट्स, प्राइवेट टॉक्स, और इसमें तो पेगासस का तो बताते हैं कैमरा शैमरा सब ऑन रहता है, माइक्रोफोन ऑन रहता है। अब ये क्या, मेरे कई सारे ऐसे दोस्त भी जिनसे मैं बात कर रहा था, तो किसी ने कुछ वायर ने खुलासा किया, वायर कितना सही है, मैंने तो अपने एक लीगल तरीके से RTI में जवाब मांगा है, जवाब मिल जाएगा तो अपने आप बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें जवाब में जस्टिफिकेशन मिलता नहीं है तो मैं अपनी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मारूंगा और उसके ऊपर आगे लड़ूंगा। अगर इन्होंने मेरी इंटीग्रिटी को क्वेश्चन किया है तो मेरे लिए थोड़े दुख की बात, क्योंकि मैं 21 साल यहाँ पे देख के आया हूँ और मैंने जितने भी काम किए हैं ये सब कुछ सारे ऑफिसर जवान सब जानते हैं। अमित जी, बात आपकी बिल्कुल सही है, और एक एक भारतीय को अपनी सेना पे गर्व है, आप जैसे अफसरों पर गर्व है, और अगर उस अफसर की निष्ठा पे कोई सवाल उठाएगा तो दर्द होना जाएगा। संजय जी मैं यहाँ रुकूंगा, मेरे जैसे नहीं, सारे ऑफिसर्स और सारे जवान पे गर्व, हमारे सारे ऑफिसर्स सारे जवान गर्व के काबिल, ये काम ही ऐसा करते, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं भी पार्ट हूँ उसका सिस्टम का। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर आपको RTI में जवाब नहीं मिलता है तो क्या आप इस मामले को अदालत में ले जाएंगे? तो हाँ, मेरा अपना राइट है, मैं देखूंगा जस्टिफाई कर देते हैं या मुझे कोई
प्राइवेट तरीके से मेरे को कोई इन्फॉर्म करता है, बताता है, मैं उनको, गवर्नमेंट को आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोलता हूँ कि अगर आप मुझे प्राइवेटिवली भी बता दें कि ये रीजंस थे, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं देश की सुरक्षा के साथ में हूँ और मैं भी पार्ट हूँ इस सिस्टम का। तो अगर आपको लगता है कि आपने किया है और आप मेरे को जस्टिफाई कर देते हैं इन प्राइवेट मैन, खत्म हो जाती है बात, यहाँ पे बात ही खत्म हो जाती है, इससे आगे जाना ही नहीं। मैं कुछ लोगों को नहीं चाहता कि वो अपना इसमें आकर के इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल पार्टी और ये सब, और हम लोग को, मैं इस पे बिल्कुल जाना ही नहीं चाहता, बिकॉज हमारा स्कोप अलग है। मैं किसी पार्टी के साथ कहीं अटैच नहीं हूँ। मैंने कई जगह लोगों का ऑफर भी ठुकराया हुआ है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बट वजह यही है कि सोल्जर को सोल्जर की तरह ही रहना चाहिए। बाकी देखते हैं लाइफ में आगे, अगर कभी मौका मिलेगा तब उस समय डिसीजन होगा। लेकिन लेकिन अभी जी एक समस्या ये भी आएगी, सरकार ने तो ये कह दिया कि उसका इस जासूसी कांड में कोई लेना देना नहीं है, तो बात अगर खत्म हो सरकार जाती है। जब तो जब आप बोल ही देते हैं कि मेरा कोई वो नहीं है, तो आपको वायर के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। फिर हाँ मेरा मैं ये मुद्दा दूसरा बनता, यस, हाँ तब मेरा मैं मुद्दा दूसरा बनता है कि अगर आप बोलते हैं कोई लेना देना नहीं है, देन यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट दी वायर, आपको लेना पड़ेगा। बिकॉज हमारा नाम उछला है, कई सारे लोग भारत में इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर डिफेमेशन की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे भी उसका फिर नाम तो आएगा ही आएगा उनको, हर एक आदमी जो अपनी। और दूसरा, मैं वायर को भी जानता हूँ, चैनल को, इतना ऐसे तो सोच समझ के किया होगा, कुछ तो होगा उनके पास, इतना अकेला बड़ा वो। वायर नहीं है अमित जी, अकेला वायर नहीं है, द संडे गार्डियन है, वॉशिंगटन पोस्ट है, दुनिया के हाँ, वो तमाम कई, दैट्स वाई, मैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट इज नॉट ओनली वायर, दैट्स वाई, वो वायर इज वन ऑफ द कनेक्शन, आप सही बोल रहे हैं। तो मैं इसलिए उसमें बोल रहा हूँ कि अगर इसमें, इनकी स्टोरी में मैं एक नकार नहीं सकता, सच्चाई तो है, बट वो सच्चाई को जब तक गवर्नमेंट नहीं हाँ या ना में बोलती है, तब तक वो पूरा पक्का सच नहीं आएगा। अच्छा अमित जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तमाम दर्शक भी ये जानना चाह रहे हैं, आपका नाम, आपका फोन क्यों किया गया हुआ शामिल, क्या काम किया आपने ऐसा जो किसी की निगाह में खटक रह गया? मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता, मेरे को खुद नहीं मालूम है, मैं खुद इस सवालों के जवाब खोज रहा हूँ, पूछ भी रहा हूँ, लेकिन मुझे एक चीज का बड़ा तसल्ली है। मैं सोच रहा हूँ अगर ये किया है तो बहुत अच्छा किया, कि मेरे फोन में उनको अच्छी चीजें मिलेगी, और मैं उनको इसलिए बोल रहा हूँ ओपन फोरम में डाल दीजिए, लीविंग माई प्राइवेट थिंग, प्राइवेट मोमेंट्स ऑफ माई फैमिली, वॉट एवर कन्वर्सेशन यू वांट टू ब्रिंग आउट इन द ओपन फोरम, मैं आपके चैनल के माध्यम से ओपन कंसेंट दे रहा हूँ, किसी भी ऑप्शन के ऊपर मैं एक्शन ही नहीं लूंगा। लेकिन जब आप उसको ओपन फोरम में डालोगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जिसके ऊपर आपको एक्शन लेना था और आपने नहीं लिया, क्योंकि मैंने ट्विटर में कई सारे ऐसी चीजें डाले और वो मैं आपके वैसे दोस्त करना मेरे लिए सही नहीं है। आपके दोस्त ने और आपकी पत्नी ने पूछा कि क्या था फोन में ऐसा? देखिए, मेरा और मेरी पत्नी का, जिस दिन मैंने अपना रिटायरमेंट ले लिया, मेरी पत्नी का अपना एक अलग वो है और मेरा अलग है, हम दोनों एक दूसरे के मामले में दखल अंदाजी नहीं करते। ये भी अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि कई लोग ऐसे बोल सकते हैं, कई लोग ये भी बोलते हैं कि हाँ प्रेशर आएगा ये वो। मेरी वाइफ से और मेरा, जब हम अपना प्रोफेशनल काम करते हैं, हम बिल्कुल अलग करते हैं, पहले भी करते थे, जब हम एक साथ पोस्टेड थे तब भी हम अपना अपना काम अलग रखते थे, प्राइवेट पर्सनल रिलेशन अलग, प्रोफेशनल रिलेशन अलग। तो उसमें कई बार प्रोफेशनल रिलेशन में हमारे झगड़े भी होते थे अलग अलग साइड से, तो वो अलग चीज है। वो प्रोफेशनलिज्म इज टोटली डिफरेंट, दैट इज, शी इज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन आर्मी, नाउ आई एम वर्किंग फॉर द इंडिया, बिकॉज पहले मैं पब्लिक सर्वेंट था, अब मैं पब्लिक हो गया। वो जो अमित जी, अभी मैं कल परसों में मूवी देख रहा था, शायद फोर्स 2 नाम था उसका, उसमें होता है कि रॉ का अफसर होता है, विदेश आता है और मारा जाता है वहां की पुलिस ने, और इंडिया कह रही थी हम तो जानते नहीं आदमी कौन है। रॉ में शायद काम होता भी ऐसा है, लेकिन ये सब रॉ कुछ मैं, आप, मतलब मैं रॉ के बारे में जितना हम आम जानता हूँ तो मैं ही जानता हूँ, ऑफ कोर्स थोड़ा नहीं, ज्यादा ये सब चीजों को पूछा भी नहीं जाता, ये हाँ, सब चीजें समझदारी की चीजें होती हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि रॉ के बारे में आम आदमी इतना ही जानता है कि दुनिया के देशों में जहां भी रॉ काम करने जाएगा अपनी पहचान छुपाता है, और हर सरकार मना कर देगी कि हमारा एजेंट नहीं है। लेकिन जो अफसर देश में रॉ के जासूसों को ट्रेनिंग दे रहा है, उसका फोन भी टेप हो रहा है। इसका इसके बारे में पता है दुनिया में जो एजेंसी काम कर रही है मैं इस कि पे टिप्पणी नहीं कर सकता संजय जी, बहुत मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। आपकी रिपोर्ट में जो है आया है उसमें है कि जो फोन के टेप पे संभावित नाम है, उसमें वो नाम भी है जो रॉ के अफसरों को ट्रेनिंग दे रहा था। इसका मतलब रॉ के कौन एजेंट हैं, दुनिया के किन मुल्कों में है, कहां काम कर रहे हैं, ये भी उस व्यक्ति को पता था। मैं ये नहीं कह रहा भारत सरकार ने कराई है, लेकिन जिसने भी कराई है उसको पता है फिर कि हमारे रॉ के कौन अफसर हैं और कहां काम कर रहे हैं,
देश के लिए इससे बड़ा क्या कोई और खतरा हो सकता है? संजय जी, बड़ी चीज ये है कि पहले इस खबर के बारे में तो पता करें कि ये पक्की खबर है या गलत सही खबर है। पहली हमारी बुनियाद तो यही है, ये अगर बुनियाद सही बैठती है तब फिर आगे जा सकते हैं। दूसरी चीज, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मैं मानता हूं अगर मेरे साथ में ऐसा होता तो मैं चुप रहता। मेरे को देश से बढ़ के कोई चीज नहीं। अगर आप देश के लिए जा रहे हो, देश की इमेज कहीं पे आती है, वो फॉरेन रिलेशन से हो चाहे जैसे हो, इसमें कुछ बोलने का अधिकार नहीं। जो प्रधानमंत्री है वो सही डिसीजन ले रहा है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो सही डिसीजन ले रहा है, जो मेरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या चीफ ऑफ जो भी है वो सही डिसीजन ले रहा है, मान के चलो। क्योंकि जब तक मैंने यूनिफॉर्म पहनी है मैंने कसम खाई और वो सही। तो उसमें कुछ ये सब चीजें ऐसी हैं कि ये इंटर इन हाउस डिस्कशन होता है, जो इन हाउस ही रहने दें। हम इसमें बहस नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। अमित जी, अब तो आप जनता के बीच में आ गए, जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, इसलिए जनता के फोरम के नाते से, जैसे मैं नागरिक हूँ, अब आप पूर्व करना रहे तो आप भी उतनी नागरिक है, तो ये जानने का अधिकार जितना मुझे है उतना आपको है। बिल्कुल है, बिल्कुल जानकारी, इसलिए आम आदमी भी आपसे सवाल पूछेगा कि ये खतरनाक। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, हम रिटायरमेंट पे आ गए, लेकिन हम अभी भी जो हमारी सेना से रिलेटेड कोई भी चीज है उस पर हम जवाब नहीं देते, हमें नहीं देना चाहिए। ये नियम होता है। जो भी मैंने सेना के टाइम में सीखा या कोई भी चीजें मेरे सामने आई उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, मेरे को अधिकार नहीं है। और मेरा ये अंदर का जो कंसाइन होता है ना वो भी जवाब नहीं देता कि इसको कोई की पॉपुलैरिटी के लिए बोलना है गलत। ये याद आ रहा है कि आपके आर्मी चीफ वीके सिंह जी ने बड़ा बयान दे दिए थे कि कैसे स्ट्राइक हुई, कैसे सेना मूव कर रही थी। तमाम बयान वीके सिंह के आए, बड़े कंट्रोवर्सी। संजय जी, परमिशन, अब आप लॉ देखेंगे तो लॉ में परमिशन जो है वो दी हुई है कि अगर किसी को बोलना है उसको परमिशन लेना है। तो मैं मान के चलता हूँ जिसने भी ये बयान दिया उसने परमिशन ली होगी। अगर परमिशन नहीं ली होगी तो क्वेश्चन आपका सही है, बिना परमिशन के नहीं बोल सकता कोई भी। और अभी इस पे गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही है मेरे ख्याल से। और हमने भी ये पॉइंट बोला था कि बाहर में आने के बाद में ऑपरेशनल एक्टिविटीज के बारे में बोलना गलत, नहीं बोलना चाहिए। लीगल में मैं अपने राइट्स के बारे में बोल रहा हूँ, मैं ऑपरेशन के अंदर की बात नहीं कर रहा। कौन बंदा है, कहाँ है, क्या इलाका है, मैं नहीं कुछ बता रहा, ठीक है। लेकिन जो उससे जिसको परेशानी हो रही है, जिसकी फैमिली परेशान हो रही है, उसके बारे में तो बोलना जरूरी है। क्योंकि कौन बोलेगा, डेमोक्रेसी है, आप लोग सुनते हैं। और एक बात बताइए, जो कानून बनता है वो पब्लिक कानून बनाती है। एक्चुअली आपके रेप ही तो बैठे हैं ना जो कानून बनाते हैं 245 आर्टिकल में और संविधान के। तो वो कानून जो बनता है वो पब्लिक बनाती है, पब्लिक ही बनाती है क्योंकि रेप बना रहा है। अब वो कानून बनने के लिए हर जगह से बड़ा अच्छा माध्यम है कानून बनने का, उसकी सबकी आप जो जैसे इलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट, आपके निष्ठानुसार ही बनेगा कानून। तो उस कानून के तहत ही हमें पालन करना है एज ए सिटीजन। 51 अल्फा आपने देखा ही है आर्टिकल संविधान का, फंडामेंटल ड्यूटीज का। हमारा काम है हम एक अच्छे नागरिक के तौर पे बस खाली वो 51 अल्फा को अपने अंदर डाल लें और हमको उसी तरीके से चलना, ऑटोमेटिकली ये चीजें खत्म हो जाए एज ए सिटीजन, नॉट एज ए पॉलिटिकल पार्टी रेप जैसे अभी हर आदमी चला आता है उसके बाद किसी पार्टी का एजेंडा। नहीं, मैं आज भी बोलता हूँ कि अगर आपको इलेक्ट करना है, अगर मेरे से कोई मेरा व्यू लेता है तो केवल आदमी देख के इलेक्ट करें कि वेदर ही इज अ राइट पर्सन फॉर यू और नॉट दी पार्टी एंड ऑल। आई डोंट बिलीव इन पार्टी सिस्टम, आई बिलीव इन अ पर्सन, जो बंदा अपना काम कर रहा है। मैं आज पहली बार आपके चैनल में आया हूँ, आपको मालूम होगा, इससे पहले मैंने आया नहीं हूँ और मेरी आपकी ऐसे बातचीत होती रही है, तो आपको मालूम है ये चीज कि मैं हर आदमी से भी बात नहीं करता। तो आपकी वजह है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वजह है, तो मुझे मालूम है कि इसमें कुछ काट छाट नहीं होनी। बिल्कुल अभिजीत, थैंक यू, आपने 4 PM को इतना महत्व दिया। पार्लियामेंट नहीं चल रही है देश की, 3 दिन हो गए आज लगातार। दुनिया के कई देशों ने जब नाम आया तो इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए। आपका नाम आया, आप मांग कर रहे हैं, ना हाँ कर रही है ना कर रही है सरकार। जांच के आदेश क्यों नहीं कर रही है? आपको लगता है जांच का आदेश कर देना चाहिए? दूध का दूध पानी का पानी। मेरे हिसाब से अगर हल्का सा भी गवर्नमेंट अगर इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है, एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट को अपना एक इंडिपेंडेंट रोल दिखाना है। कोई भी रिटायर्ड जज ले ले, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, उनको इसमें कमेटी बना के एक जांच होनी बहुत जरूरी है, सो दैट अगर किसी ने गवर्नमेंट का नाम डिफेम किया है उसको पनिशमेंट हो, या फिर गवर्नमेंट आंसर दे कि क्यों किया। और अगर जुडिशियल फोरम, मैं इसलिए जुडिशियल फोरम बोल रहा हूँ बिकॉज ये इंडिपेंडेंट है। एग्जीक्यूटिव बॉडी, जुडिशरी और पॉलिटिशियन, ये सारे अलग अलग है। जुडिशियल बॉडी पे सबका विश्वास हो। कोई भी एक जज जो इंडियन गवर्नमेंट जो जिनको भी लगता है वो, अब आई डोंट नो वेदर चीफ जस्टिस इज टेकिंग अ नोट ऑफ इट पीआईएल से, या आई थिंक पीआईएल भी किसी ने फाइल की हुई है। अब वो उनके महकमे में अगर उनको लगता है पीआईएल में दम है और कुछ आ रहा है, तो दोनों में से एक आदमी का गलती माननी बहुत जरूरी है। या तो
ये आपका जो न्यूज एजेंसी है या फिर आपकी गवर्नमेंट, तो दो में से इक्वल नहीं है, कोई ना एक तो जाएगा इसमें। अब उसके लिए मेरी अपनी अगर राय है तो इसकी जुडिशियल इंक्वायरी तो होनी चाहिए, और अमित जुडिशियल जी, इंक्वायरी में गवर्नमेंट कैन पुट अप देयर पॉइंट्स, हाँ, और ठीक वो बात सब है। कॉन्फिडेंशियल तरीके से रख दे। हाँ, वो जुडिशियल अधिकारी जो बैठा है उसको मालूम है क्या चीज उसको बतानी है, क्या चीज सीक्रेट एक्ट के अंडर में नहीं बतानी, वही बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। जुडिशियल फोरम से आपका एक निष्पक्ष एक आपका वो आ जाए, जो आप अमित जी, बोलते हैं ना कि हाँ, अमित जी, आखिरी क्वेश्चन, आपके संघ के जो दोस्त हैं, फौज में हैं, अभी भी कर्नल है, ब्रिगेडियर है, उनको दुख लगा होगा आपका नाम सामने आने के बाद ही उनकी आपकी आप सॉरी मैं समझ नहीं पाया क्या बोला आपका नाम जब आया कि आपके फोन की भी जासूसी हुई, तो जो हाँ जी। आपके दोस्त हैं, अभी भी कर्नल होंगे, बैचमेट होंगे, सीनियर होंगे। नहीं, दुखी कोई नहीं है, हम लोग बड़े ही अच्छे रिलेशन रखते हैं और हमारे आपस में बातें भी बड़ी अच्छी होती हैं, तो इसमें कोई दुखी नहीं है। एवरीबडी दे हैव फेथ इन मी एंड आई हैव फेथ इन देम। तो वो हमारी जो सोल्जरी है वो वैसे ही रहती है, उसमें हमारी बातचीत चलती है, वो कॉन्फिडेंशियल बातचीत होती रहती है, बट इसमें किसी को दुख नहीं हुआ, वो हम लोग सब जानते हैं, सारे समझदार ऑफिसर हैं। आप कॉन्फिडेंशियल बातचीत करते रहिए, लेकिन ध्यान रखिए कोई तीसरा भी सुन रहा है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। ये थे कर्नल अमित, और आपने देखा एक फौजी अफसर के रगों में कैसे देश के लिए खून चमता है, चलता है और खून उबाल मारता है। आज भी वही तेवर, आज भी वही जज्बा सेना के लिए, और ये मुल्क इसीलिए महान है कि सेना का एक एक जवान, एक एक अफसर इस मुल्क के लिए अपनी जान देने के लिए हर समय तैयार रहता है। मगर सेना के इन बहादुरों को की जासूसी कराई जाए तो कहीं ना कहीं दर्द होता है। मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री तत्काल उसका जांच का आदेश करेंगे कि कौन था वो जो सेना के अफसरों की जासूस करा रहा था, कौन था वो जो उस अफसर की जासूसी करा रहा था, जो रॉ के अफसरों को ट्रेनिंग दे रहा था। देश की सुरक्षा पे बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि इसकी बहुत बड़ी जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से निगरानी में जरूर होगी, क्योंकि देश सच सुनना चाहता है। धन्यवाद आपका इस डिबेट को देखने के लिए। सपोर्ट करते रहिए 4 PM को, देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू।